बाबा नीम करौली जो हैं जी जहाँ आज लाखों लोग कैची धाम जाते हैं, पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के पास वो स्वयं आ चुके हैं राधेश्याम भवन में। हमने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया है। उनके अपने जीवन में 2 करोड़ रामायण छप के बिक चुकी थी उनके जीवन काल में। महाराजा नेपाल के यहाँ वो बुलाए गए, वहां उन्होंने कथा कही। महाराजा अलवर के यहाँ उन्होंने कथा कही। महाराजा बीकानेर के यहाँ उन्होंने कथा कही। समय समय पर भेजते संतों को श्री राम, वाल्मीकि तुलसी हुए तुलसी राधे श्याम कि आनंद भवन लखनऊ में 40 दिन उन्होंने कथा कही। वो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा मेरे एक बेटा नहीं 2 बेटे हैं। अच्छा। एक जवाहर जो देशभक्त है, एक राधेश्याम जो राम भक्त है। काफी फिल्मों के गीत उन्होंने वहां पर लिखे हैं बॉम्बे में जी। महामना मदन मोहन मालवीय जी जब वो बरेली आए चंदा इकट्ठा करने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, जिलाधिकारी बरेली का मेरे पास फोन आ गया, आप पंडित जी की कैसी मूर्ति चाहती हैं? बरेली जब तक शहर है तब तक पंडित राधेश्याम कथावाचक जी का नाम रहेगा। आप ताज्जुब करेंगे, जब मेरा जन्म हुआ तो करपात्री जी महाराज बाबा के पास आए हुए थे जी। चारों शंकराचार्य आ चुके हैं यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आ चुके हैं। 1200 रुपए महीने पे 82 में जो मैंने काम शुरू किया और जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो आप ताज्जुब करेंगे कि 200 करोड़ का मेरा टर्नओवर था। क्या 1200 रुपए की नौकरी से 200 करोड़ तक का साम्राज्य खड़ा करना मुमकिन है? कैसा होगा वह वातावरण जहां बाबा नीम करौली और सनातन के चारों शंकराचार्य भोजन करने आया करते थे? जब आनंद भवन में पंडित राधेश्याम कथावाचक की कथा गूंजी तो स्वयं मोतीलाल नेहरू भी मंत्रमुग्ध हो उठे। क्या आप जानते हैं इस ऐतिहासिक जुड़ाव के पीछे क्या कहानी रही है? आज हम उस महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं जिसका नामकरण स्वयं महाराज करपात्री जी ने किया था। मारुति के शोरूम से लेकर अमृता भार्गव एजुकेशन सोसाइटी तक और राधेश्याम भवन की उन गलियों तक जहां भारत का इतिहास आज भी गूंजता है। इन तमाम अनकहे किस्सों और प्रेरणादायक संघर्ष के साथ आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ उद्यमी और समाज सेवी आदरणीय शारदा भार्गव जी। आइए आज सफलता की ऊंचाई और भावों की गहराई को एक साथ महसूस करते हैं सुनील मानव पॉडकास्ट पर। तो पंडित जी के साथ जो आपकी यादें हैं बचपन की, वहां से शुरू करते हैं। पंडित राधेश्याम कथावाचक पूज्य मेरे दादाजी का जन्म बिहारीपुर में, जहाँ बैठी हुई हूँ मैं, इसी स्थान पे हुआ था जी। इसी घर में जी। और जो ये स्थान है जहाँ मैं बैठी हूँ, ये उनका बेडरूम हुआ करता था। अच्छा। एक गरीब ब्राह्मण के घर में पंडित बांकेलाल कथावाचक के यहाँ उनका जन्म हुआ और उन्होंने मेरे नाटक काल में ये लिखा है पंडित जी ने जी कि जब मैंने जन्म लिया और आंख खोली तो मेरे सिर के ऊपर एक छप्पर पड़ा हुआ था। अच्छा। यही मेरे पिता की पूंजी थी। तीसरा दर्जा जब मैंने पास कर लिया तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अब मेरी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। बस यही उनकी एजुकेशन थी। तीसरी क्लास तक। तीसरी क्लास। 17 साल की उम्र में उन्होंने रामायण लिख दी, जो कि राधेश्याम रामायण के नाम से प्रचलित हुई जी। जन जन में व्याप्त हो गई। और जन जन में इसलिए व्याप्त हुई कि उन्होंने बोलचाल की भाषा में उसको लिखा जी, जो सबके लिए समझने में बहुत आसान थी। गांव तक में खूब प्रचलित हुई। आप ताज्जुब करेंगे सुनील जी, उनके अपने जीवन में 2 करोड़ रामायण छप के बिक चुकी थी उनके जीवन काल में। तो सोचिए कि कितनी पॉपुलैरिटी उस रामायण की उनकी मिली जी। और उसका वाचन उन्होंने खुद किया, उसकी तर्ज उन्होंने खुद बनाई। महाराजा नेपाल के यहाँ वो बुलाए गए, वहां उन्होंने कथा कही। वो ऊपर बैठते थे आसन पे, महाराज जी नीचे बैठते थे। महाराजा
अलवर के यहाँ उन्होंने कथा कही, महाराजा बीकानेर के यहाँ उन्होंने कथा कही, और महाराजा बीकानेर ने प्रसन्न होकर के उनको एक खिताब दिया जी। समय समय पर भेजते संतों को श्री राम, वाल्मीकि तुलसी हुए तुलसी राधे श्याम। तुलसी राधे श्याम, वाह। उनके साथ जो आपकी यादें हैं, घर परिवार में उनका स्वभाव कैसा था, आप उनको किस आदत की वजह से बहुत याद करते हैं आज भी? ऐसा था कि एक छत्र राज पहले जैसे कुटुंबों में हुआ करता था जी कि बाबा ने जो कह दिया वो पूरा परिवार मानेगा, जी। उस तरह का वातावरण उस समय हुआ करता था। तो राधे श्याम भवन जो उन्होंने बनाया अपनी राम कथा से कमा करके, जी। आप ताज्जुब करेंगे, वो एक विशाल महल था, बिहारीपुर से शुरू होता था और मेन रोड करोलान पे जाके खत्म होता था जीआईसी के पास। जी। बंटवारा हुआ हमारे चाचा जी के पास 75% चला गया राधे श्याम भवन, और हमारे पास 25% आया जहां आप बैठे हुए हैं। जी। सोचिए ये 25% है उनका, 25% में इतना सब है। इतना सब है। हमने उसको मेंटेन कर रखा है। जी। और जब हमने यहाँ पर एक दीवार तोड़ी तो 1913 की ईंट निकली। अच्छा। हाँ, 100 वर्ष पुरानी ये जगह है, लेकिन हमने मेंटेन की हुई है। अच्छा। पंडित जी के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आनंद भवनों में 40 दिन उन्होंने कथा कही। अच्छा। मोतीलाल नेहरू जी की जो पत्नी थी माता स्वरूप रानी, वो बीमार हो गई और डॉक्टरों ने ये कहा कि इन्हें राम कथा सुनवाओ। तब वहां पर पंडित जी ने 40 दिन कथा कही और प्रभु कृपा वो उनको स्वास्थ्य लाभ होने लगा। वो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा मेरे एक बेटा नहीं 2 बेटे हैं। अच्छा। एक जवाहर जो देशभक्त है, एक राधे श्याम जो राम भक्त है। राम भक्त है। तो दादी के साथ वो यात्रा पे निकले तो मंदसौर से उनको ट्रेन पकड़नी थी रेलवे स्टेशन से। ज्योतिष के ज्ञाता थे, मुहूर्त से घर से निकला करते थे जी। तो स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन में टाइम था। दादी ने कहा मैं अहिल्या द्वार के दर्शन करना चाहती हूँ जी। तो उन्होंने अपना सामान स्टेशन मास्टर के पास रखा, अपना परिचय दिया और दादी को लेके चले गए। लौट के जब आए तो वहां पर अंबार इकट्ठा था लोगों का। स्कूल बंद हो गए थे, बाजार बंद हो गए थे और वहां भीड़ थी कि पंडित जी की कथा सुनेंगे। कथा का प्रबंध हुआ, कथा आरंभ हुई, इतने में ट्रेन आ गई। ट्रेन के सारे यात्री उतर के कथा सुनने लगे, टीटी सुनने लगे, ड्राइवर सुनने लगे। 45 मिनट ट्रेन लेट चली उनकी कथा सुनने को लेकर। उनकी कथा सुनने को लेकर। तो उनको मैं ये बताऊं, जिस उस जमाने में कितने प्रसिद्ध थे वो, जितना कहा जाए उतना कम है। जी। बहुत से नाटक उन्होंने लिखे। जी। वीर अभिमन्यु नाटक उनके जीवन काल में 1 लाख बार खेला जा चुका है। 1 लाख बार मंचन हुआ। 1 लाख बार मंचन हुआ है। और भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने उसमें अभिमन्यु की भूमिका निभाई है। अच्छा। हाँ, ये पॉपुलैरिटी थी उसकी। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो नाटक कोर्स में था बीए के, और उन्होंने करीब 45 किताबें लिखी। आप ताज्जुब करें। जी बिल्कुल। ईश्वर भक्ति नाटक उनका जब मथुरा में खेला जा रहा था तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मोतीलाल नेहरू जी आए। उन्होंने इनॉग्रेशन किया और जैसा कि अमूमन हुआ करता था है कि आदमी जो है आधा घंटा रुकता चला जाता है, लेकिन मोतीलाल नेहरू पूरे टाइम बैठे रहे और उन्होंने नाटक देखा। इतने नाटक उनके पसंद किए जाते। उस समय कला का सम्मान भी था। उस समय फिल्म इंडस्ट्री थी नहीं जी। इन चीजों का ज्यादा प्रचार था। जी। रामलीला में उनकी रामायण की चौपाइयाँ बोल के खेली जाती हैं। आज भी बरेली में जो उनका जन्म स्थान है, सुभाष नगर में रामलीला होती है, करीब 70-80 साल से। जी। राधे श्याम रामायण में ही होती है।
बहुत सारी उनके बारे में संस्मरण है, समय की कमी है। जैसे बहुत आगे चलकर जैसे नाटक लिखे उन्होंने, रामायण से उनको प्रसिद्धि मिली और फिल्मों में भी उन्होंने बहुत गीत और संवाद लिखे। झांसी की रानी जो है सोहराब मोदी की, जी उसमें उन्होंने गीत लिखे। जी कृष्ण सुदामा में उन्होंने गीत लिखे। जी काफी फिल्मों के गीत उन्होंने वहां पर लिखे हैं बॉम्बे में। जी पृथ्वीराज चौहान कपूर, जी जो कि थिएटर के बहुत बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाम था। कलाकार थे, वो पंडित जी को इतना मानते थे कि वो यहाँ बरेली राधेश्याम भवन में आ चुके हैं और बाबा के परम मित्रों में रहे हैं। अच्छा। महामना मदन मोहन मालवीय जी, जो कि काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, वो उनके गुरु थे। जब वो बरेली आए चंदा इकट्ठा करने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार है जो कि किले से शुरू होता है और आलमगिरीगंज तक चलता है, 5-7 किलोमीटर में। रिक्शे में बैठ के हारमोनियम लेके बाबा ने कथा गाई, संग में बैठे पंडित मोतीलाल नेहरू जी, और जगह जगह दुकानों से चंदा इकट्ठा करा। अपनी 1 वर्ष की कमाई उन्होंने इनको महामना मदन मोहन मालवीय जी को दे दी, काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी की भी उन पे विशेष कृपा रही जी, जो कि अमूमन आपको देखने के लिए नहीं मिलता। कहते तो ऐसे हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी जी का थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन उनके दोनों की कृपा उनके ऊपर रही है जी। इसके अतिरिक्त जैसे आज वर्तमान में आज पंडित जी नहीं है, पंडित जी की यादें हैं, समय बदल गया है, कला को चाहने वाले लोग बदल गए हैं, तो वर्तमान में उनको किस रूप में हमारा शहर याद किए हुए है, या इधर के किस प्रकार के संघर्ष हैं, आने वाली पीढ़ी उनको कैसे याद रखे, तो इसके लिए क्या कार्य हो रहे हैं, और आपने भी शायद कुछ काम किए हैं इधर। देखिए, ऐसा है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे पूज्य दादाजी की प्रेरणा मेरे अंदर आई और मैंने इस काम को निभाया कि बरेली शहर, जो कि उनका जन्म का शहर है, वहाँ उनके नाम का कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है उनको ये पता चले कि यहाँ पर एक पंडित राधेश्याम कथावाचक जी भी हुए हैं, जिन्होंने राधेश्याम रामायण लिखी है और जिनको युग तुलसी कहा जाता है। 2 वर्ष मैंने मेहनत की और योगी जी से मिलने के प्रयास किए, मुख्यमंत्री जी से। पहली बार जब मैं उनसे मिली और मैं उनको लिख के ये दे के आई कि मैं क्या क्या चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा देखते हैं, और मार्क करके लेटर को अपने ऑफिस में भेज दिया। 3 महीने में वो लेटर बरेली में आया, सब जगह से साइन होके, लेकिन कोई विशेष गतिविधि उस पर नहीं हुई जी। फिर दोबारा मैंने दौड़ भाग शुरू करी, फिर मुझे अपॉइंटमेंट मिला 5 कालीदास मार्ग उनके निवास स्थान पे जी। तो मैं जब उनसे मिली तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा एक कागज पेन दिलवाता हूँ, लिख के मुझे दीजिए आप क्या चाहती हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा उन्होंने, उनके IAS अफसर ने मुझे कागज दिया, पेन दिया, और मैंने उसमें लिखा जो जो मैं चाहती थी। उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में कहा ठीक है जाइए, सब कुछ होगा। मैं बरेली आ गई और आप ताज्जुब करेंगे जी कि अचानक जिलाधिकारी बरेली का मेरे पास फोन आ गया, आप पंडित जी की कैसी मूर्ति चाहती हैं। अच्छा। मैं तो चौंक गई। मेरी उनसे वार्तालाप हुई। उसके बाद में उन्होंने SDM को दूसरे दिन भेज दिया, वो फोटोग्राफ वगैरह लेके गए पंडित जी के। 1 हफ्ते के बाद जिलाधिकारी स्वयं मूर्तिकार को लेके आ गए। मूर्तिकार ने बहुत सी, उनका स्वभाव क्या, किस तरह के खाना खाते थे, किस तरह का उनका व्यवहार था, कैसी बातचीत करते थे, उनके बारे में जानकारी ली मुझसे। और 6 फोटोग्राफ मुझसे लिए, क्योंकि मैं उनकी खड़ी मूर्ति चाहती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा वो फोटोग्राफ दीजिए उनका, मैंने दिया।
वो 6 फोटोग्राफ लेके चला गया। लखनऊ के पास एक जगह है सुल्तानपुर जी, वहां से वो मूर्तिकार आया था। वहां मूर्ति बनना शुरू हो गई। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सारे कार्य हो रहा था। मूर्ति बन के तैयार हो गई। फिर ये हुआ कि ये मूर्ति कहाँ लगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है जी, और बहुत बड़ा कॉलेज है। उसमें एक स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम बना है जो कि शहर का सबसे बड़ा सबसे ऑडिटोरियम बड़ा और सबसे स्मार्ट है। और सबसे बढ़िया बना हुआ है। जी, हमने ये रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री जी से की थी, योगी जी से, कि वो पंडित जी के नाम हो जाए, क्योंकि जो पंडित जी की जन्म स्थली और निवास स्थान है वही है। वही उनके पास ही है। ये बिल्कुल 4-5 मिनट का रास्ता है। चूंकि प्रार्थना मुख्यमंत्री से हुई थी तो सारे काम हो रहे थे। इसका नाम जो है जिलाधिकारी महोदय ने पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन रखा और बोर्ड लग गया। जी, वहीं पर हमने जो है उनकी मूर्ति लगवा दी, जिससे कि कोई भी आए जाए तो उनको देखे बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल। सड़क से उस मूर्ति के दर्शन होते हैं। तो ये दो काम ऐसे हुए जिससे बरेली शहर में जो भी आए जाए वो उनको देखे, क्योंकि मेन रोड पे ये है। जी, तीसरी चीज जो है, मुख्यमंत्री जी ने उनकी यूनिवर्सिटी में सीट करा दी, जिसमें लोग जो है उन पर पीएचडी करें। पढ़े बैठे जाने। भारत में 20 पीएचडी उनके नाम अब तक हो चुकी हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी से, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से, अब बरेली में आरंभ हो गई। पूरा साहित्य उनका हमने यूनिवर्सिटी को दे दिया। जितनी भी और भी पुस्तकें उनसे संबंधित थी वो भी उनको दे दी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो उनके बारे में जाने, उनके साहित्य को पढ़े। तो इस तरह से बरेली जब तक शहर है तब तक पंडित राधेश्याम कथावाचक जी का नाम रहेगा। बिल्कुल रहना भी चाहिए, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको जानना भी चाहिए कि ऐसा नायक जिसने राम को जन जन व्यापी बना दिया। जन जन व्यापी बना दिया। जी। पंडित जी का जो स्वभाव आपने जैसा कहा, वो कक्षा 3 ही पास थे, 3 तक पढ़े थे और इतने प्रकांड विद्वान बने। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना और उसी परिवार की जो अगली पीढ़ी के रूप में आपका जो जन्म हुआ, आप तो तीसरी पीढ़ी उनकी हैं और आप एक बिजनेस आइकॉन बनकर बरेली में उभरी। एक प्रथम ऐसी महिला बरेली की जो अपने दम पर एक बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एक प्रतीक बन गई। तो आपका जो सफ़र था वो कैसा रहा? एक तो मैं ये बता दूं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के परिवार में जन्म लिया मैंने। आप ताज्जुब करेंगे, जब मेरा जन्म हुआ तो करपात्री जी महाराज बाबा के पास आए हुए थे जी, और मेरा नाम शारदा उन्होंने ही रखा। करपात्री जी ने? करपात्री जी ने। बाबा नीम करौली जो हैं जी, जहां आज लाखों लोग कैची धाम जाते हैं, पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के पास वो स्वयं आ चुके हैं राधेश्याम भवन में। हमने अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया है। बाबा नीम करौली जी? बाबा नीम करौली को। चारों शंकराचार्य आ चुके हैं यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आ चुके हैं। तो ये एक स्थान है जहां बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। वैसे समृद्ध स्थान पर आपकी परवरिश हुई। ये मेरा सौभाग्य है। ये सौभाग्य रहा मेरा जिस जमाने में, क्योंकि मेरी सन 42 की पैदाइश है, आज मैं 84 इयर्स की हूँ। आज से 60-65 साल पहले, 70 साल पहले लड़कियों की एजुकेशन नहीं होती थी, घर से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन मेरे जो बाबा थे वो लड़कियों की, महिलाओं की एजुकेशन में बहुत विश्वास करते थे और प्रयास करते थे कि लड़कियां सब पढ़ें। राधेश्याम भवन इतना बड़ा बना था उस समय कि उस समय विद्या विनोदनी और प्रवेशिका ये 8th और 10th को कहा करते थे जी। उसकी परीक्षाएं यहाँ भवन में हुआ करती थी जी। और ये महिलाएं इसको किया करती थी। मुझे बाबा ने पढ़ाया। मैं बरेली कॉलेज से स्नातक
पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिंदी लिटरेचर में किया जी। और पॉलिटिकल साइंस में किया। डबल एमए मैंने किया। इतनी पढ़ाई बाबा ने मुझे मौका दिया और मैं कर सकी। मेरी शादी हो गई राजस्थान में, एक अच्छे बड़े बिजनेस हाउस में। जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट बिजनेस था। राजस्थान में हुई? राजस्थान में, किशनगढ़ में जी। तो जैसा कि नॉर्मल होता है, पार्टनरशिप अगर बहुत बड़ी होती है तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता है। ये स्थिति वहां की भी हुई। जबकि मेरे पति जो थे वो विट्स प्लानी से इंजीनियर थे उस जमाने के। वो भी बड़ा समृद्ध संस्थान। समृद्ध संस्थान। लेकिन नहीं कुछ हुआ और वो अस्वस्थ रहने लगे जी। और ऐसी स्थिति आई कि वो बेड रिडन हो गए। 3 बच्चे थे मेरे, तीनों छोटे थे। मैं राजस्थान से उठ करके बरेली आ गई 1982 में। यहाँ पर हमारे जो परिवार की एक गैस एजेंसी थी, मनीषा गैस, वहाँ पर मुझे मैनेजर का काम मेरे परिवार ने मुझे दिया, मैके वाले ने। 1200 रुपये महीने पे। पहली नौकरी 1200 से शुरुआत हुई 82 में। 82 में, हम लोगों से जन्म से पहले। मैं करती रही काम। बच्चों को जो भी यहाँ पर एजुकेशन के संस्थान हैं उनमें पढ़ाया मैंने, क्योंकि उस समय 1200 रुपये भी बड़े थे जी। काम चल जाता था। लेकिन मैं ये सोचती थी कि बात यहीं से तो नहीं बनती है, कैसे इस बिजनेस को मैं बढ़ाऊं और कैसे अपना जो है इनकम को बढ़ाऊं। 2 साल के बाद उस बिजनेस का सारा प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास आने लगा। मैंने सोचा सिलेंडर और रेगुलेटर जो है ये तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देता है, जो रबर ट्यूब है और हॉट प्लेट है वो कस्टमर बाजार से खरीदता है। मैंने दोनों चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है बरेली का ले लिया। सुपर फ्लेम का जो है गैस स्टोव ले लिया, जो उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर था जी। और तुषार गैस की एजेंसी ले ली और उसको काम को बढ़ाया। जब वो सैचुरेशन पे आ गया तो मैंने ये सोचा भाई अब क्या करें। 1984 में मारुति कार जो है वो आई भारत में और एनडी तिवारी जी जो हैं वो इंडस्ट्री मिनिस्टर बने। आरसी भार्गव जी जो यूपी के आईएएस हैं वो उसके चेयरमैन बने, मारुति के। तो हमने ये रिक्वेस्ट की एनडी तिवारी जी से कि बरेली की एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिलवा दीजिए, क्योंकि एक ही सूझबूझ मैंने बिजनेस में रखी कि किस चीज की जरूरत है। उस समय खाली हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर पद्मिनी 2 ही कार थी। मारुति का बड़ा क्रेज था। आप ताज्जुब करेंगे सुनील जी, भाग दौड़ और प्रयास करने के बाद बरेली का डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला। मारुति कार का 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंडर में आए। ग्वालियर तक इधर और पूरा कुमाऊं। बरेली में शोरूम वर्कशॉप खोला, उसके बाद में आगरा में खोला, हल्द्वानी में खोला, 3 जगह खोला। और हम गाड़ियां बेचने लगे। मार्केट में बहुत डिमांड थी इसकी। वेटिंग पे गाड़ी थी, एडवांस पैसा जो है मारुति में जमा होता था, वो जमाना था। हमने किया बिजनेस। जब इसमें भी हमने ये देखा कि अब काफी कारें जो हैं वो आ गई हैं सोसाइटी में और शहर में और भारत में, तो उतना क्रेज वेटिंग का नहीं रहा। क्या करें अब, और भी डीलर्स बहुत हो गए, कंपटीशन हो गया। सोचा हमने खूब अच्छा पीरियड इसका देख लिया, पैसा भी कमा लिया।
अब यहाँ क्या जरूरत है बरेली में, किस चीज की कमी है? खाली 2 पब्लिक स्कूल थे बरेली में, एक सेंट मेरिया और एक हार्टमैन, दोनों मिशनरी के स्कूल थे जी। एडमिशन बड़ा मुश्किल से होता था, 2 ही स्कूल थे और एजुकेशन लोग अपने बच्चों को देना चाहते थे अच्छी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशन नहीं नहीं थे। थे। डीपीएस का उस समय नाम था, हमने सोचा क्यों ना इसकी फ्रेंचाइजी बरेली की ले ली जाए। सलमान खुर्शीद साहब जो मिनिस्टर थे उस समय, वो डीपीएस सोसाइटी दिल्ली के चेयरमैन भी थे। चेयरमैन थे जी। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, मैंने किसी से उन्हें फोन करा के उनसे अपॉइंटमेंट लिया। 4 वर्ष मैंने दौड़ भाग करी सलमान खुर्शीद साहब के पास, भाग दौड़ करके कोशिश करी कि मुझे बरेली मिल जाए। नरेंद्र कुमार जी जो सोसाइटी वहां पर मेंबर थे सोसाइटी के, मेरे ही एक रिश्तेदार ने मुझसे जानकारी लेके ये चाहा कि उन्हें मिल जाए बरेली। नरेंद्र कुमार उन्हें चाहने लगे, लेकिन प्रभु की कृपा, मेरी दौड़ भाग, जो सलमान खुर्शीद जी की पत्नी थी लुइस खुर्शीद, वो सक्रिय होकर के सब काम देखती थी। सलमान साहब मंत्री थे, वो उसमें व्यस्त रहते थे। तो जब ये कमेटी बनी बरेली के लिए और उसमें चेयरमैन बनने के लिए नरेंद्र कुमार जी का नाम आया, तो उन्होंने लुइस खुर्शीद जी ने अंगद का पैर रख दिया कि बरेली शारदा भार्गव को अगर आप देते हैं तो हम आपको चेयरमैन बनाएंगे। हमें बरेली मिल गई। 4 वर्ष लगे हमें जी। दिल्ली रोड पे 80 बीघा जमीन लेकर के उसमें इंस्टीट्यूशन खोल दिया। बढ़िया काम हो गया। तो मैं इतना आपको बता दूं, तब तक मेरी उम्र करीब 74-75 साल की हो गई थी। ये पूरा एम्पायर सारा काम देखती थी मैं। 1200 रुपए महीने पे 82 में जो मैंने काम शुरू किया, और जब मैंने रिटायरमेंट लिया तो आप ताज्जुब करेंगे कि 200 करोड़ का मेरा टर्नओवर था। जब आपने रिटायरमेंट लिया तब? जब मैंने रिटायरमेंट लिया। और ऐसा ही नहीं है कि मैंने खाली बिजनेस ही किया, मैंने सोशली भी काफी अपने को एक्टिव रखा जी। और मैं मेंबर थी यहाँ पर जो क्लब है उसकी, और पूरा जो एक वो होता है स्टेट होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है। मैं फर्स्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महिला बरेली से चुनी गई थी। 14-15 जो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से, किसी में प्रेसिडेंट थी, किसी में सेक्रेटरी थी। एलपीजी में जब मैं थी तो आप ताज्जुब करेंगे, मैं ऑल इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट थी। कितने, और यूपी से मेरा अपॉइंटमेंट किया गया था स्काउट एंड गाइड में, 9 साल में कमिश्नर रही स्काउट गाइड में। स्काउट गाइड में। तो इस तरह से मैं सोशली भी अपने को मैंने काफी सक्रिय रखा जी। बस अब मेरी 84 इयर्स की उम्र है, अब मैं शांति से घर में रहती हूँ। आप शांत हैं, फिर भी आज के जो युवक हैं, युवतियां हैं, सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। आपकी जो यात्रा रही है वो अच्छे अच्छे लोगों के अंदर उत्साह भरने वाली रही है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आपने 1200 से लेकर 200 करोड़ तक के टर्नओवर तक आप अपने आप को लेकर गए हैं। तो आज जो बच्चे हैं जो संघर्ष करते हैं, किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं और फिर असफल हो जाने पे बड़े निराश होते हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ आप संदेश देना चाहें या इनसे कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं जी। कि आजकल जो बच्चों में एक ये है कि बस हम घुसें और छलांग लगा के हमें जो है गंतव्य मिल जाए, वो गलत है जी। किसी भी चीज को पाने के लिए एक तो आपका फॉलो अप बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जी। आपको हार नहीं माननी चाहिए। मैं जब 8th क्लास में पढ़ती थी तो मेरी टीचर ने ये कहा
कि मकड़ी एक छोटा सा जंतु है, 8 बार वो गिरती है अपना जाला बनाने में, लेकिन हिम्मत नहीं हारती और 9वीं बार बना लेती है। ये प्रेरणा थी मेरे अंदर कि हारना नहीं है, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे आप लेडी हैं। और जो करना है उसके लिए हमें करना है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें करना है, और हमें फॉलो अप में हारना नहीं है। ये चीजें बड़ी जरूरी है। दूसरी चीज ये है, मैं एमबीए नहीं थी। अच्छा। मैं तो ऑर्डिनरी पोस्ट ग्रेजुएट थी, लेकिन जो आप पढ़ते हैं, चाहे एमबीए में नियम पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक तो वो बनाता है एमबीए का नियम जो आपने पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे आप सक्सेसफुल बनाएं, क्या चेंजेस उसमें लाएं, ये आपकी अपनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जो हमने पढ़ा है, सीखा है, उसको हम प्रैक्टिकली यूज करें। तो ये चीजें ऐसी हैं कि अगर इसको युवा करेगा या महिला करेगी या पुरुष करेगा तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आप ताज्जुब करेंगे कि शुरू में मैं दौड़ती थी बैंकों के पास, बैंक मुझे लोन नहीं देते थे क्योंकि मेरे पास ना प्रॉपर्टी थी। और जब मैं सक्सेसफुल हो गई और मारुति में गाड़ियां बेचने लगी तो बैंक वाले मेरे पीछे दौड़ने लगे कि लोन दे दीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मेरे पास पूंजी नहीं थी, तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। इंसान जो है भगवान के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर है ऑन दिस अर्थ। उसे अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। सब कुछ कर सकता है वो, बस करने की एक जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा एक उर्दू के शायर ने लिखा है, मंजिल के लिए 2 गाम तो क्या, गाम मतलब कदम जी, मंजिल के लिए 2 मंजिल के लिए 2 गाम तो क्या, 1 गाम भी चलकर क्यों जाएं, जब ख्वाहिश मंजिल पैदा हो तब सामने मंजिल आ जाए। वाह, सही बात है। ख्वाहिश होगी तभी मंजिल, जज्बा हो, ख्वाहिश हो आपके अंदर, सब कुछ हो जाता है। तो यही मेरा संदेश है आज की पीढ़ी के लिए कि वो जज्बा अपने अंदर पैदा करें, वो ख्वाहिश अपने अंदर लाएं, वो दृढ़ संकल्प होकर के काम को करें, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप करें, विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, सच्चाई से काम करें, सब कुछ हो जाता है। सफलता केवल धन में नहीं बल्कि उन संस्कारों में है जो आप अगली पीढ़ी को देते हैं। अगर शारदा भार्गव जी के संघर्ष और पंडित राधेश्याम जी की विरासत की यह बातचीत आपके दिल को छू गई हो तो इसे साझा अवश्य करें, ताकि हर उभरता उद्यमी और हर बेटी जान सके इस संकल्प में कितनी शक्ति होती है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही इस चैनल की सफलता की कहानी लिखेगा।